विकास की मुख्य धारा से वंचित रख रही है, वहां पर उन सरकारों के साथ संघर्ष करे और बड़ी आबादी जो ओबीसी वर्ग की है उनको न्याय दिलाने का काम करे। हमारा अभियान जो 9 दिवसीय अभियान है 6 अप्रैल से प्रारंभ होगा। पार्टी का स्थापना दिवस है और उसके लिए लगातार 9 दिवसीय कार्यक्रम हमने बनाकर दिए हैं। 11 अप्रैल को समाज सुधारक श्री ज्योतिबा राव फूले जी की जयंती भी है। उस दिन भी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहां जहां भी हम जा रहे हैं वहां बड़े कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसके साथ ही साथ हमारे 9 दिवसीय अभियान में ओबीसी वर्ग के जितने महापुरुष हैं उन महापुरुषों की प्रतिमा की स्वच्छता सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हम वृक्षारोपण करेंगे, सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम करेंगे, बुद्धिजीवी संगोष्ठी हम करेंगे ताकि बुद्धिजीवी ओबीसी वर्ग के बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में भी हम सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करें कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस देश की बागडोर संभालने के बाद इस देश में ओबीसी वर्ग का भाग्य उदय हुआ है। और वास्तव में मुझे आज गर्व है यह कहते हुए कि आजादी के इन 75 वर्षों में जब हम अमृत काल मना रहे हैं, पहली बार इस देश के ओबीसी वर्ग को यह एहसास हुआ है कि कोई सरकार उनके कल्याण के लिए काम कर रही है, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। वरना आजादी के बाद लगातार ओबीसी वर्ग न्याय की गुहार करता रहा, लगातार इस बात की मांग करता रहा कि जिस प्रकार से देश में एसटी और एससी के आयोग बने हैं, उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है, वैसा ही ओबीसी का भी आयोग बने, संवैधानिक दर्जे के साथ बने। लेकिन कभी भी पूर्व की सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश का नेतृत्व संभालते ही सबसे पहला काम हमारे एनसीबीसी पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाकर उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। यह हमारी बड़ी उपलब्धि। हमारी उपलब्धियों में प्रधानमंत्री जी ने लगातार एक के बाद एक ऐसे निर्णय लिए जिसने पिछड़े वर्गों को एहसास कराया कि अब धीरे धीरे विकास की मुख्य धारा से जुड़ना प्रारंभ हो गया है। हम जानते हैं कि आज भी पिछड़े वर्ग के युवा कोई व्यवसाय करना हो, स्वरोजगार शुरू करना हो तो उनके पास उतनी पूंजी नहीं होती, क्योंकि बरसों से पीड़ित, शोषित, वंचित समाज हमारा पिछड़ा वर्ग रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने ये तय किया कि पिछड़े वर्गों के युवाओं को भी हम स्वरोजगार से जोड़ें। इसलिए प्रधानमंत्री वेंचर कैपिटल योजना स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें पहले 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था, उसकी सीमा बढ़ाकर अब 15 करोड़ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के युवा स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। वो स्वयं ही रोजगार प्राप्त नहीं कर रहे बल्कि कई और लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब तक हमारे पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपए थी, बहुत सारे लोग हमारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। और यही सोचकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। उसके साथ ही साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जब संवैधानिक दर्जा मिला तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी इस बात की थी कि अति पिछड़ी जातियां जो राज्यों में हैं उनको चिन्हित करके केंद्रीय सूची में शामिल करने का अधिकार राज्यों को सौंप दिया। ये बात अलग है कि उड़ीसा राज्य में उन जातियों को शामिल किया या नहीं किया, इसकी बात हम इसके बाद करेंगे। पर लेकिन इतना बड़ा अधिकार, संवैधानिक अधिकार, जिसकी मांग भारतीय जनता पार्टी पूर्व की सरकारों से लगातार करती आ रही थी, लेकिन पूर्व की सरकारों ने कभी नहीं सुना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व संभालने के बाद सही अर्थों में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और आज पूरे देश भर में पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करने का काम किया जा रहा है और सही अर्थों में उन्हें न्याय और अधिकार देने का काम हम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ पीएसयू के कर्मचारियों के बच्चों को कभी भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। यह हमारी सरकार है जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पीएसयू के कर्मचारियों के बच्चों को भी आरक्षण का लाभ लेने का निर्णय लिया। उसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने यह तय किया कि पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय में पढ़ने का अधिकार है। क्या पिछड़े वर्ग के बच्चे क्या यह सपना नहीं देखते कि उनको भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए? लेकिन बरसों से पीड़ित, शोषित, वंचित समाज इस तरह कभी उठ ही नहीं पाया और इसीलिए
हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालयों में अब 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी मिलेगा, जिससे देश भर में आज बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग समाज के बच्चे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालयों में पढ़कर अपना कैरियर बना रहे हैं और अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक कर रहे हैं। शिक्षा निश्चित रूप से परिवारों की उन्नति का कारक होती है, प्रगति का कारक होती है, और प्रधानमंत्री जी ने अगर ये निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से पिछड़ा वर्ग के उन बच्चों के लिए जो आने वाले समय में परिवार की, समाज की, देश की बागडोर संभालते हैं, ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिया। सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम अगर कोई होती है तो वो नीट की एग्जाम होती है, और नीट की एग्जाम में मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जागृति कम होने की वजह से पिछड़ा वर्ग समाज उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि नीट के एग्जाम में, पीजी में, यूजी में, डेंटल में, एमबीबीएस में, इंजीनियरिंग में अब ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं को भी 27% रिजर्वेशन मिलेगा। और निश्चित रूप से आज बड़ी संख्या में उन पिछड़े वर्ग के माता पिताओं के सपने भी साकार होने लगे, जो कभी सोचते ही थे कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन कभी सपना साकार नहीं हो पाता था। आज बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग समाज के बच्चे एमबीबीएस में, डेंटल में, इंजीनियरिंग में प्रवेश ले रहे हैं, उनको 27% आरक्षण मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ आज और गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद पहली बार इस देश में किसी सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 मंत्रियों को, ओबीसी समाज के मंत्रियों को स्थान देकर संपूर्ण देश के ओबीसी समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसके पूर्व ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिला। हम 50% से भी आधी आबादी इस देश में पिछड़े वर्गों की है, लेकिन उसके मान से हमें उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 27 ओबीसी समाज के मंत्रियों को स्थान दिया है, संपूर्ण देश के ओबीसी समाज का सर गर्व से ऊंचा हो गया कि हमारे समाज को इतना सम्मान मिला है, हमारे पिछड़े वर्गों को इतना सम्मान मिला। अनेकों निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से पिछड़े वर्ग समाज के लिए लिए हैं, जिनको लेकर अब हम गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान, इस 9 दिवसीय अभियान को हमने नाम दिया है गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान। और हमारे उड़ीसा राज्य में भी हम लगातार हर गांव में जाने की आज कार्य योजना बना रहे हैं। हमारे विभाग की बैठकें होंगी, डिवीजन की बैठकें होंगी, जिले की बैठकें होंगी, उसके बाद मंडलों की बैठकें होंगी। सारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की जाएगी। राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर एक मंडल से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता को इस गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि हर कार्यकर्ता इस गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान से जुड़े और हम गांव-गांव तक पहुंचकर, हर गांव में हर व्यक्ति तक पहुंचकर हमारी सरकार की 9 वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर जाएं, ओबीसी वर्ग के लिए किए कामों को लेकर जाएं और जनता का समर्थन हासिल करें। तो इस दृष्टि से हमारा गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान की आज हमारी बड़ी बैठक, संगठनात्मक बैठक है, जिसमें आज हम उड़ीसा राज्य में उपस्थित हुए हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ आने के बाद मुझे पता चला, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश ओबीसी कमीशन की मेंबर भी हूँ, और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ की सरकार लगातार पिछड़े वर्गों के साथ उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। केंद्र से 27% आरक्षण केंद्र सरकार का दिया हुआ है, लेकिन राज्य सरकार यहाँ पिछड़े वर्गों को उससे वंचित करने का काम कर रही है। ये पूरे देश में पहली ऐसी राज्य सरकार है जो पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों को से वंचित करने का काम कर रही है। लगातार पिछड़ा वर्ग मोर्चा हमारा, लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात की मांग कर रही है कि उड़ीसा राज्य में भी पिछड़ों को अपने अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में, अगर शिक्षा और नौकरियों के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों को अधिकार नहीं दिए जाते तो आने वाले समय में ये संघर्ष और तेज होगा। लेकिन राज्य सरकार को भी इस दिशा में विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से वो भेदभाव की राजनीति यहाँ अपना रही है। 54% की आबादी उड़ीसा राज्य में पिछड़े वर्ग समाज की है, आधी से भी अधिक आबादी, और उसके बाद भी अगर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो निश्चित रूप से ये संघर्ष लंबा चलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ती रहेगी और यहाँ पर पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार दिलाती रहेगी। मैडम
एक इशू में आपसे जानना चाहेंगे, आप मध्य प्रदेश ओबीसी कमीशन के मेंबर हैं, वहाँ पे सर्वे ओबीसी जनगणना सर्वे किस तरीके से चल रहा है ये जानना चाहेंगे। और उड़ीसा में ये सर्वे की शुरुआत हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन में हो रहा है, जहाँ राज्य बीजेपी उसको विरोध कर रहा है, डोर टू डोर सर्वे की मांग कर रहा है। देखिए, मैं मध्य प्रदेश की आपको बात बताती हूँ कि मध्य प्रदेश में कोर्ट का आदेश जब आया कि मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय ग्राम पंचायतों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे, तब हमने चुनाव स्थगित किए थे। उसके बाद हमने लगातार इस बात का प्रयास किया कि हम पूरे मध्य प्रदेश की ओबीसी आबादी का सर्वे करें। ओबीसी कमीशन को हमारे यहाँ इतना पावर दिया गया है कि वह इस सर्वे का अधिकारी है, जबकि मुझे बताया गया कि यहाँ का उड़ीसा राज्य का ओबीसी कमीशन दंतहीन होकर काम कर रहा है, कोई पावर नहीं है उनके पास। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब हमने अपना प्रस्ताव रखा और हमने कहा कि हमें इस अधिकार से वंचित ना करें, क्योंकि बड़ी आबादी हमारी ओबीसी वर्ग की मध्य प्रदेश में निवास करती है, तो उस समय कोर्ट ने हमारी बात का मान रखते हुए ये कहा कि ट्रिपल टेस्ट परीक्षण वहां होना चाहिए। और हमारी सरकार ने ट्रिपल टेस्ट परीक्षण के लिए निश्चित रूप से बहुत सतर्कता के साथ काम किया। हमारी सरकार ने मुस्तैदी के साथ काम किया और ये तय किया कि हम ट्रिपल टेस्ट पास करके ही चुनाव कराएंगे। ट्रिपल टेस्ट के तहत हमने ओबीसी कल्याण आयोग बनाया। आयोग के माध्यम से हमने हर जिले का सर्वेक्षण किया। जिले के सर्वेक्षण के आधार पर हमने ओबीसी वर्ग की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर उनकी जिले में स्थिति क्या है इसकी जानकारी बुलवाई। मतदाता सूचियों में कितने % हमारे ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं उसकी जानकारी हमने बुलवाई और उसके आधार पर 48% मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी निकलकर सामने आई। और इस दृष्टि से जब हमने एक बड़ी सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करते हुए मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय और नगरीय निकायों के चुनाव कराने का, ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का फैसला दिया। तो अगर सरकार की इच्छा शक्ति है कि ओबीसी वर्गों को न्याय दिया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो उसमें सफल होते हैं। आज बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की, अगर ओबीसी वर्ग का चुनाव जो हुआ ग्राम पंचायतों का, स्थानीय निकायों का, अगर ओबीसी आरक्षण के बगैर होता तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी वर्ग के लोग इस अधिकार से वंचित रह जाते। लेकिन हमारी सरकार की चिंता थी, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता थी, हमारी सरकार का संकल्प था कि हमें ओबीसी वर्ग के साथ न्याय करना है। तो हमने प्रयास किए और उस प्रयासों का हमें सफलतापूर्वक परिणाम भी मिला। लेकिन उड़ीसा सरकार निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि बिल्कुल ओबीसी वर्ग की चिंता नहीं कर रही है, ओबीसी वर्गों को अपने अधिकारों से वंचित कर रही है, क्योंकि यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही मामला हुआ और यहाँ भी वो चाहते तो ट्रिपल टेस्ट कर सकते थे, यहाँ भी वो पिछड़े वर्गों को अधिकार दे सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव करा दिए बिना ओबीसी आरक्षण के। अब आप विचार करिए कितनी बड़ी 54% आबादी उड़ीसा राज्य में ओबीसी वर्गों की है, कितना बड़ा अन्याय इस बड़े वर्ग का उड़ीसा राज्य में उड़ीसा की सरकार ने किया है, जिसकी हम पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं।